हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। वो ये है रिटायरमेंट रिग्रेट्स। कुछ लोग जैसे रिटायर होते हैं 60 साल 65 साल के बाद। जब रिटायर होते हैं तो उनका कुछ लाइफ के प्रति रिग्रेट्स रह जाता है कि अगर मैं ऐसा करता तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उसको हम रिग्रेट्स बोलते हैं। तो आज अपने इस डिस्कशन में हम डायरेक्टली उन रिग्रेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मोस्टली रिटायरमेंट के टाइम में लोगों के रिग्रेट्स होते हैं। और हम इसलिए ये बात कर रहे हैं ताकि हम इस तरह के रिग्रेट्स को अवॉइड कर सकें, हमारी लाइफ में इस तरह के रिग्रेट्स ना हो। सबसे पहला एक रिटायरी का, एक रिटायर करने वाले का जो सबसे पहला रिग्रेट होता है वो होता है नॉट सेविंग एट ऑल। कुछ रिटायरमेंट जो जिन लोगों का होता है वो बिल्कुल ही सेविंग नहीं करते हैं। ये उनका पहला रिग्रेट होता है। दूसरा, नॉट सेविंग इनफ। कई बार वो सेविंग तो करते हैं लेकिन उनका सेविंग इनफ नहीं होता है। अब इनफ कैसे डिटरमाइन करेंगे? अब रिटायरमेंट करने के बाद आपके पास अगर आपके ईयरली सैलरी का 10 टाइम्स रिटायरमेंट कॉफर्स नहीं है, इसका मतलब है यू हैव नॉट सेव्ड इनफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20 लाख रुपया साल की है, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है ईयरली 20 लाख का है, तो आपका रिटायरमेंट का जो अमाउंट जो सेविंग से होना चाहिए वो अप्रॉक्स 2 करोड़ होना चाहिए। इफ़ इट इज़ मच मोर देन 2 करोड़ देन इट इज़ फार बेटर। लेकिन मिनिमम तो कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि आपकी ईयरली सैलरी 20 लाख है एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 इट कम्स टू 2 करोड़। तो मिनिमम 2 करोड़ का तो आपके पास रिटायरमेंट कॉफर्स होने ही चाहिए। जो पहला रिग्रेट मैंने यहाँ पे बात की है वो सेविंग से रिलेटेड है। और सेविंग के रिलेटेड में क्या है कि या तो आपने सेविंग किया ही नहीं, या सेविंग किया तो वो सेविंग इनफ नहीं रहा, एडेक्वेट नहीं रहा, छोटा पड़ गया। और सेविंग आपने अर्ली नहीं की। आइडियली हर एक व्यक्ति जो पहला सैलरी लेता है उसके साथ ही उसकी रिटायरमेंट की का कॉफर्स बनना शुरू हो जाना चाहिए आइडियली, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो हर एक व्यक्ति को, जैसे सपोज 18 साल 20 साल का है, 30 साल का है, जब भी वो जॉब करना शुरू कर देता है तो सबसे पहले अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा अलग करना शुरू कर दे, सेव करना शुरू कर दे। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे ये किया है, डिस्कस किया है। पहला तो यह है कि नॉट सेविंग एट ऑल, आपने सेविंग किया ही नहीं रिटायरमेंट के लिए, ये सबसे बड़ा रिग्रेट होगा आपका। आपने सेविंग की लेकिन सेविंग इनफ नहीं है, पूरा नहीं पड़ा। और आपने सेविंग जल्दी स्टार्ट नहीं की। आपने सेविंग किया तो ज़रूर, लेकिन आफ्टर 40 किया या 50 किया तो आपका वो कॉफर्स रिटायरमेंट का छोटा रह जाएगा। तो ये पहला रिग्रेट है। दूसरा रिग्रेट जो एक रिटायरी का होता है वो ये होता है कि वो इक्विटी मार्केट को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से एक लंबे समय बीतने के बाद भी वो अपने पैसे को मल्टीपल टाइम्स डेवलप नहीं कर पाए, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें उनकी रिग्रेट्स होती है। दूसरी रिग्रेट्स ये होती है कि वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, अच्छा प्रोडक्ट कौन कौन सा है वो नहीं जानते हैं। इन्वेस्टमेंट एक स्किल है, वो डेवलप उन्होंने नहीं कर पाया, ये उनका एक रिग्रेट्स होता है। और एक रिटायरमेंट आदमी का जो है वो एक रिग्रेट ये भी होता है कि वो कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं कि पैसा कैसे एक छोटा अमाउंट भी एक लंबे समय तक हम उसको एक्मुलेट करते हैं तो वो एक मेजर कॉफर्स में डेवलप हो जाता है। तो ये दूसरा रिग्रेट मैंने डिस्कस किया है जो रिटायरमेंट एज वालों के लिए एक बहुत बड़ी रिग्रेट है। थर्ड है स्पॉइलिंग योर किड्स, अपने चिल्ड्रेन को स्पॉइल करना।
आप जानबूझ के कोई भी अपने बच्चे को स्पॉइल नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि आप अपने जॉब में या अपने बिज़नेस में इस ढंग से फँस जाते हैं कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर स्कूल में नहीं दे पाते हैं, उनको प्रॉपर सुपरवाइज़ नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से क्या है कि बच्चे का भविष्य कहीं न कहीं ठीक नहीं बन पाता है, उनका एजुकेशन ठीक नहीं हो पाता है, उनका एजुकेशनल बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, वो अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। कुछ डिसीज़न लेना है तो पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ-साथ क्या होता है कि कई बार जो पेरेंट हैं, वो अपनी बाउंड्रीज़ सेट नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों के साथ बाउंड्रीज़ सेट नहीं कर पाते हैं। उनको चाहिए कि अपने बच्चे हैं, उनको बच्चों को वो इतना इंडिपेंडेंट बनाएँ कि वो अपना खर्चा खुद चला सकें, अपना घर खुद चला सकें, अपने डेवलपमेंट के बारे में खुद सोचें, खुद डिसीज़न मेकिंग लें। अगर वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स के ऊपर, तो दोज़ पेरेंट्स मस्ट सेट बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है, तो उनको आपको बैठा के समझाना चाहिए। उनको एक बाउंड्री सेट करना चाहिए कि अब ज़िंदगी तुम्हारी है और इसको तुम्हें ही चलाना पड़ेगा, चाहे जैसे चलाओ। जितनी मेहनत करो, जो करना है, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ, करना तुम्हें है। ऑफ कोर्स हम हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे एक सेट बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट ज़रूर आता है कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बैठा के बात करें, काउंसलिंग करें और दे मस्ट सेट सम बाउंड्रीज़। और ऐसे पेरेंट्स को ट्रांसपेरेंसी भी रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कभी कुछ नहीं बताते, कभी कुछ शेयर नहीं करते। एक हेल्दी परिवार में, एक हेल्दी फैमिली में हमेशा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को बता के रखना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपके क्या लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। अगर बच्चा अपने पेरेंट से बातें छिपाता है, पेरेंट बच्चे से बात छिपाता है, तो उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बोलते। वहाँ पे क्या है कि गैप्स डेवलप होंगे, मिसकॉन्सेप्शंस होंगे, वहाँ पे एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट की भावना होगी, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति, बच्चों का पेरेंट्स के प्रति। और ये डिस्ट्रस्ट एक बार जब आ जाता है तो ये बढ़ता ही चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंट्स की एक बहुत ही जिम्मेदारी है, वनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैठ के अपने फैमिली मैटर्स को प्रॉपर सेटल करें, अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के। और इसके साथ-साथ उनको ये समझना चाहिए कि बच्चों की भी लाइफ में कई तरह के इमरजेंसीज़ आते हैं, जैसे जॉब लॉस हो सकता है, कोई जैसे बच्चे को फ्लैट खरीदना है, कहीं प्लॉट खरीदना है, वेडिंग के खर्चे हैं, शादी के खर्चे हैं, मेडिकल खर्चे हैं, कोई खुदा न खास्ते कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को सपोर्ट करें। ऑफ कोर्स बच्चे अपने कमाएँगे, अपना जो है इम्प्रूव करेंगे, डेवलप करेंगे, लेकिन साथ-साथ पेरेंट्स को हर हमेशा एक सुपरविज़न में अपने किड्स को रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर किड बहुत अच्छा नहीं करता है तो उसका जो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पूरा फैमिली पे पड़ता है, पेरेंट्स पे पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स जो आपका रिटायरमेंट फंड है, जिसके लिए आपने सेविंग किया, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, वो हो सकता है कि किसी और आपने रखा हो रिटायरमेंट के लिए और वो यूज़ हो रहा हो, आपके बच्चे के मेडिकल के खर्चे के लिए, आपके बच्चे के वेडिंग के लिए, फ्लैट के लिए, जॉब लॉस हो गया तो 2 साल उसको आप सस्टेन कर रहे हैं। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो रिटायरमेंट कॉफर्स है, रिटायरमेंट फंड है, दैट विल बी रिड्यूस्ड टू दैट एक्सटेंट। अगर आपने उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, उसको समझदारी से हैंडल नहीं किया, तो आपका ये रिटायरमेंट फंड छोटा पड़ सकता है, इनएडिक्वेट हो सकता है। जब आप एक्चुअली रिटायर करेंगे तब आपका पैसा कम हो सकता है और आपको एक दुःख झेलना पड़ सकता है। चौथा है कि आप अपना ध्यान सेल्फ केयर ज़रूर रखें, अपना फिज़िकल का,
अपने फिज़िकली हेल्दी रहना है ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो, शुगर ना हो, ये तमाम तरह की जो लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं वो ना हो, डिप्रेशन ना हो, पार्किंसंस डिज़ीज़ ना हो। तो अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखना, अपने आप को योगा, प्राणायाम करके अपने आप को फ़िट रखना, मेंटली अपने आप को फ़िट रखना। आप इस तरह का पज़ल करें, गेम खेलें या नई लैंग्वेज सीखें या नया कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखें, जिससे कि आपका मेंटल जो आपका इक्विलिब्रियम है वो बना रहे, आपकी जो सैनिटी है वो बना रहे। क्योंकि देखा गया है कि उम्र के साथ आपका जो मेंटल एबिलिटी है, सोचने समझने की, सीखने की जो शक्ति है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ होती जाती है। और अगर उसको आप मेंटेन नहीं करते हैं तो मे बी यू विल लूज़ योर मेंटल ट्रैंक्विलिटी, यू विल लूज़ योर मेंटल इक्विलिब्रियम, जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ-साथ आपको अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करना चाहिए। फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए तो काम करना ही चाहिए। आप ये देखें कि जहाँ भी आपने कुछ भी लगाया है वो आपको प्रॉपर जनरेट कर रहा है कि नहीं, वेल्थ रिटर्न अच्छे आ रहे हैं या नहीं। इसके साथ-साथ आपको सोसाइटी से और ज़्यादा जुड़ना चाहिए ताकि कल को अगर कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, तो आप उसको सब लोग मिलके उसको हैंडल कर सके प्रॉपरली। तो इसमें लॉन्ग टर्म केयर के अंदर आपका फिजिकल सेल्फ केयर है, मेंटल हेल्थ केयर है, स्पिरिचुअल केयर है कि आप और ज़्यादा खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशहाल ज़िंदगी बिताएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चौथा पॉइंट है। उसके बाद जो रिटायरमेंट रिग्रेट है, जो पांचवा रिग्रेट है, वो ये है कि आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है। और या जो भी रिटायरमेंट प्लान है वो इनएडेक्वेट है। और आपने जो रिटायरमेंट प्लान बनाई है उसमें कुछ मिथ्स हैं, जो आपने जो फॉल्टी फाइनेंशियल नॉलेज है आपका वो उसमें इनग्रेंड हो गया है। तो ये एक रिग्रेट रहता है रिटायरीज़ का। जो लोग रिटायर करते हैं उनका उनका ये रहता है कि भाई मैंने तो रिटायरमेंट का कोई प्लान ही नहीं बनाया, या प्लान बनाया तो अच्छे से नहीं बनाया, या फिर खुद से बना लिया जबकि मुझे इतना स्किल नहीं है, उतनी एबिलिटी नहीं है। मुझे किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेना चाहिए था ताकि वो हमारे सारी चीज़ों को ठीक करके देता। तो ये पांचवा है। सिक्स्थ जो है, फॉलिंग फॉर द टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स। इसका मतलब कई बार आपको लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको ऐसे ऑफर देते हैं जो आपको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा है, टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना अच्छा ऑफ़र देते हैं। लेकिन ऐसे ऑफ़र जनरली आपको पता होगा कि दूसरों को चीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के ऑफ़र आपको सामने वाला इसलिए देता है ताकि आप लालच के जाल में फंस जाएं। तो इसीलिए अगर आप किसी ऐसे टू गुड टू बी ट्रू ऑफर्स में फंसते हैं तो ये एक रिग्रेट है। जैसे किसी ने आपको एलआईसी बेच दी, किसी ने आपको जो है प्लॉट बेच दिया, किसी ने आपको और भी किसी भी तरह का जो है कोई ऑफ़र दे सकता है और बाद में पता चला अरे इसमें तो हमारे पैसे बर्बाद हो गए। और सेवेंथ है कि कई लोग जब यंग होते हैं तो अपनी जो रिटायरमेंट प्लानिंग होती है उसमें वो ऐसा प्लान कर लेते हैं कि मैं तो इनडेफिनेटली काम करता रहूँगा, मैं तो 100 साल तक काम करूँगा, मैं तो 80 साल तक काम करूँगा, समथिंग लाइक दैट। तो आप इस तरह की गलती ना करें। आप इस तरह का जो है एजम्पशन ना लें कि जब तक मेरी लाइफ रहेगी मैं काम करता रहूँगा। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब आपका फिजिकल बॉडी आपका साथ नहीं देगा, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएगी, आपका ब्रेन उतना काम नहीं करेगा, आपका शरीर उतना काम नहीं करेगा। और जब काम नहीं करेगा तो फिर आप कैसे उस चीज़ को करेंगे। तो इसीलिए ये एक रिग्रेट है कि जो हम प्लानिंग में ऐसे सोच लेते हैं कि हम इंडेफिनिटली काम करेंगे, हम हर हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हम जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं वो एक्सेप्शनल हैं, उनके लिए उसके लिए वो एक्सेप्शनल एफर्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ जो 8th पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्लेमिंग सोशल सिक्योरिटी टू अर्ली।
आपने अभी जैसे कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि कोरोना में लोगों की नौकरी छूटी, तो लोग पीएफ विथड्रॉ करने लगे, अपना पीएफ का पैसा बहुत मतलब ये रिपोर्ट भी आई है, न्यूज़पेपर में भी आई है ये सारी चीज़ें कि लोग पीएफ से पैसा विथड्रॉ करके अपना लाइफ चला रहे हैं, अपना खर्चा अपना जो है रूटीन खर्चे चला रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इस ग्लोबल क्राइसिस है, लेकिन जनरली क्या है कि पीएफ से पैसा विथड्रॉ करना एक राइट डिसीज़न नहीं है, क्योंकि जो पीएफ का पैसा है वो आपके रिटायरमेंट के दिनों के लिए है। और जब आप स्वस्थ हैं, जब आप हेल्दी हैं, जब आपके कमाने का समय है, तब आप पीएफ का पैसा अगर विथड्रॉ कर लेते हैं तो फिर आप रिटायरमेंट के टाइम में क्या करेंगे? उस टाइम आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसीलिए ये एक रिग्रेट है। बहुत लोग क्या करते हैं अपने यंग एज में, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ और इमरजेंसी आ गया, तो जो प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है वो विथड्रॉ कर लेते हैं वो। और विथड्रॉ करने के बाद जब रिटायरमेंट का टाइम चलता है तब उनको लगता है कि अरे ये पैसा तो मुझे रिटायरमेंट में यूज़ करना चाहिए था, मुझे विथड्रॉ नहीं करना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है एक रिटायरी का। और इसके साथ नाइन्थ रिग्रेट है बोरोइंग फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। ये जस्ट लाइक विड्रॉइंग है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं करते हैं, आप पीएफ से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे करते हैं, और जब आपके दिन अच्छे हो जाते हैं, जब आपका सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, तो आप वो लोन का अमाउंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को वापस कर देते हैं। तो इसीलिए इसको बोरोइंग फ्रॉम पीएफ कहते हैं। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट ए राइट डिसीजन। बोरोइंग फ्रॉम पीएफ एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह करना चाहिए। हमें इतना जल्दी क्विकली बोरो नहीं करना चाहिए प्रोविडेंट फंड के अंदर। उसके बाद 10th रिग्रेट ये है कि कई बार हम कोई चीज़ कोई डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ को इन हैस्ट फेंक देते हैं, और कई बार हम देखते हैं अरे वो डॉक्यूमेंट तो हमने गलत वो फाड़ दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कभी भी नेवर बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू थ्रो आउट इन हैस्ट। जब भी आप कभी जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा तो नहीं है जो आपने ऐसे गलती से फेंक दिया। बैंक का कोई डॉक्यूमेंट हो, ब्रोकर का कोई डॉक्यूमेंट हो, या कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। तो जब भी ये काम करें कि आपको क्लटर साफ़ करना हो घर का डॉक्यूमेंटेशन का, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं आप फेंक रहे हैं जिसका कि आपको आगे आने वाले समय में काम आएगा। इसके साथ नेग्लेक्टिंग स्टेट प्लानिंग। जनरली लोग जो रिटायरमेंट एज में जाते हैं जनरली वो स्टेट प्लानिंग नहीं करते हैं। जो उनका एसेट है, कहाँ कहाँ पे एसेट है, कितना एसेट है, क्या चीज़ है, उसका लिस्ट नहीं बनाते। और काफ़ी बुज़ुर्ग हो जाने के बाद भी वो अपना विल नहीं लिखते। विल का मतलब एक लिस्ट आप अपने एसेट का बनाएं कि आपका क्या क्या एसेट है, कहाँ कहाँ पे है, और उस एसेट को आप किस किस को देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं। कुछ डोनेशन में देना चाहते हैं, कुछ अपने मतलब सोसाइटी को देना चाहते हैं, कम्युनिटी को देना चाहते हैं, बच्चों को देना चाहते हैं, तो किस रेशियो में देना चाहते हैं। तो लोग विल नहीं लिखते और एक समय से विल नहीं लिखते। जब भी आपका हाथ पैर काम कर रहा हो, आँख काम कर रहा हो, उसी टाइम आप अपने एसेट का एक लिस्ट बनाएं, और उस लिस्ट के बेसिस पे आप एक विल बनाएं कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को जाएगी, ये चीज़ जो है मिस्टर वाई को मैं देना चाहता हूँ, जो बच गया वो मैं तब तक रखना चाहता हूँ जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। आफ्टर दैट वो 50-50 किस एक्स एंड वाई को चला जाएगा, एंड से 5% और 10% मैं चैरिटी में देना चाहता हूँ, डोनेशन में देना चाहता हूँ, गरीबों को बांटना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, और ये वक्त से होना चाहिए। क्योंकि जब आप सपोज़ बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं, 75 साल 80 साल के आसपास हो जाते हैं, तो आपको याद भी नहीं रहता है, आपका मेंटल कंडीशन वो नहीं रहता है कि आपके एसेट कहाँ हैं, कहाँ आपने कितने पैसे रखे हैं, क्या चीज़ है। तो आपने जिस एसेट को इतनी मेहनत से कमाया है उसको प्रॉपर आप जो है वो कर लीजिए, उसमें जो है वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके साथ क्या है कि और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए।
उसके साथ-साथ डाउनसाइज़िंग योर पीएफ कंट्रीब्यूशन। कई बार क्या होता है कि आप जो है इन हैंड सैलरी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, इन हैंड सैलरी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन कम कर देते हैं। तो आपका पैसा जो पीएफ में जाता है वो कम जाता है, और बाद में आपको रिटायरमेंट के टाइम में जो प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आता है वो भी कम मिलता है। तो डाउन साइजिंग ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट फाइनेंशियली एडवाइजेबल। आप डाउन साइजिंग ना करें। अगर आपका खर्चा कम है, विद इन कंट्रोल है, सारी चीज़ें हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने पीएफ कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते चलें, ताकि आपके रिटायरमेंट में आपको ज़्यादा पैसा मिले। कई बार क्या होता है कि जब हमारे दिन अच्छे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो दिन अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर लेते हैं। घर होता है तो बहुत बड़ा घर बना देते हैं। हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, कोई रहता नहीं है, घर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस करना मुश्किल हो जाता है। बड़ा घर बना लिया, खर्चे तो हो गए, पैसे तो लग गए, उसमें तो फ्रीज हो गए पैसे, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम में आपको लिक्विडिटी चाहिए। तो इस तरह की गलतियां हम करते हैं। तो ये गलतियों को कम करना है, इस तरह की गलतियों को नहीं करना है। बड़ा गाड़ी खरीद लिया हमने, छोटी गाड़ी तो ठीक है, हमें कहीं पास के शहर में जाना है, कुछ भी करना है तो समझ में आता है। बड़ी गाड़ी खरीद लिया, पैसे तो लग गए, अब उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, आपकी एज है, आपको एक नौकर भी रखना पड़ रहा है, उसको सर्विसिंग भी करवानी पड़ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेंशन के अंदर आती है कि आप कोई चीज़ ऐसा ले लिया आपने जो आप अब उसको मेंटेन नहीं कर सकते। आप यंग थे तब आपने लैंड खरीद लिया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपने लैंड खरीद लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपने प्लॉट खरीद लिया, लेकिन अब आपके आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप उन सारे प्लॉट्स को देख सकें, उसका केयर कर सकें, उसका ड्यू डिलिजेंस कर सकें, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आप एक्सपेंशन करते हैं अपने यंग टाइम में, गुड टाइम्स में, तो ये सब करने से पहले एक नज़र ज़रूर डाल लें कि एक तो आपका कैश फ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है, और दूसरा क्या रिटायरमेंट में आप इतनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। अगर मेंटेन कर पाएंगे, या अगर आपकी प्लानिंग है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद से 70 या 75 के होने के बाद अपने बच्चों को ये दे दूंगा, अपने बच्चे देखेंगे, तो वो समझ में आता है कि चलो भाई बच्चों को दे दिया, बच्चे अपने प्लॉट देख रहे हैं, अपना अपना लैंड को जो है वो उसका सेफ्टी देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, या घर दे दिया उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका बर्डन नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ जब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अदर देन फाइनेंशियल, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। कि एक तो है डिटैचमेंट। आप अपने आप को मेंटली, साइकोलॉजिकली अपने आप को डिटैच कर लीजिए इस आउटवर्डली वर्ल्ड से। आपको आप ये समझें, मेंटली अपने आप को समझाएं, काउंसल करें कि आपको जो करना था आपने कर लिया है, अब आपको एक रिलैक्सिंग पोजीशन में रहना है, आपको लाइफ के हर कंटेम्पलेशन में जाना है, आपको समझना है, आपको डिटैच होना है, चीज़ों से डिटैच होना है। जो प्रॉपर्टी आपने बनाई, जो आपके बच्चे हैं, जो आपका परिवार है, जो आपका फैमिली है, जो आउटवर्ड वर्ल्ड है, उससे आपको वन बाय वन डिटैच होना है, उससे अलग होना है, उस मोह को तोड़ना है, क्योंकि आपके सामने एक दुनिया का आखिरी सच्चाई सामने आने वाला है। तो उसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार होना चाहिए। तो इसी के लिए हम डिटैचमेंट की बात करते हैं। इसका फाइनेंस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, इसका स्पिरिचुअलिज्म से मतलब है। और लास्ट पॉइंट है कि आप इनलाइटनमेंट के लिए काम कीजिए। जब भी आपको समय मिले, समय तो है ही आपके पास, उसको यूज़ करके आप आध्यात्मिक विकास की तरफ ध्यान दीजिए। और क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया में तो आप कमाएंगे, दे के अपने बच्चों को चले जाएंगे, है ना। यही एक संपत्ति आपके साथ जाएगा ऊपर ईश्वर के पास। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। और ये जो रिग्रेट्स मैंने डिस्कस किया है वो अपने फ्रेंड्स में भी, अपने कलीग्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी गलतियां हैं, ये ऐसे रिग्रेट्स हैं जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है।
और हमें इन सारे वीडियोस को अपने इस तरह के माइंडसेट वाले लोगों को शेयर करने की भी ज़रूरत है। और दूसरी जो मैं ये चीज़ बात कहना चाहता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ 60 साल 65 साल के लोगों के लिए है, रिटायर के लिए, ये यंग लोगों के लिए भी है। अगर आप 20 साल में आपने जॉब स्टार्ट किया है तो वही समय है, जो पहली सैलरी लेते हैं उसी टाइम से आपका रिटायरमेंट फंड बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो इसीलिए आप ये मत समझें कि जब हम रिटायरमेंट कह रहे हैं तो मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ जो 60-65 या उसके ऊपर 60 प्लस पे हैं। मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो यंग एज के हैं, 20 साल 22 साल 25 साल के एज हैं अभी, जो जिनको अपना करियर स्टार्ट करना है, जिनको अपनी सैलरी लेनी है, जिन्होंने अपनी पहली सैलरी विड्रॉ की है। उसके साथ ही आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ कुछ पैसा आपको एक साइड में रखना चाहिए ताकि आपका रिटायरमेंट खुशहाल हो सके, सुखद हो सके, अच्छा हो सके। इसके साथ ही मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।